मेरा नाम पारस है और मेरी उम्र 28 साल है। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं एक सोसाइटी के 3 बेडरूम फ्लैट के एक कमरे में रहता था। फ्लैट का मालिक विदेश में रहता था और उसने मुझे ही फ्लैट की देखरेख करने और बाकी के 2 कमरों को किराए पर देने का इंचार्ज बना रखा था। मैं उन दिनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। एक दिन मैं किसी काम से नीचे गया तो मुझे एक कपल दिखाई दिया। आदमी तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके साथ जो लेडीज़ थी वो बहुत ही सुंदर थी। आदमी मरियल सा था। उसकी आंखों पर चश्मा, मुंह पिचका हुआ, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि फ्लैट को किराए पर कोई इस तरह का कपल लेने आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन वो लोग आगे को निकल गए। फिर मैं भी अपने फ्लैट में अंदर आ गया। करीब आधे घंटे के बाद मेरे कमरे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वही कपल बाहर खड़ा था। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। उस आदमी ने पूछा, आपके पास किराए के लिए फ्लैट खाली है क्या? मैंने कहा, हाँ सर, आप अंदर आ जाइए, आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो वो आदमी बोला, नहीं, आप खड़े खड़े ही बता दें है या नहीं। जो उसके साथ लेडीज़ थी वो बड़ी ही नर्म आवाज़ में बोली, जब वो कह रहे हैं कि अंदर आ जाओ तो हम लोग बैठ जाते हैं। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? जब कुछ पता ना हो तो बेवकूफ़ों की तरह बोलते नहीं हैं। वो बेचारी चुप हो गई, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने अपने आप को रोकते हुए उनसे कहा, कोई बात नहीं, आप पहले फ्लैट देख लीजिए। मैंने बड़े रोब से उनको पूरा फ्लैट दिखा दिया और बोल दिया कि पीछे की बालकनी मेरी है, किराएदार का उस पर कोई हक नहीं होगा। फ्लैट उनको बहुत पसंद आया। तभी वो लेडीज़ बोली, तुम्हारा फ्लैट बहुत बड़ा है। और आदमी ने मुझसे पूछा, इसका किराया कितना है? मैंने कहा, 5,000 रुपये महीना। इतना सुनते ही आदमी की मुस्कुराहट खिल गई और बोला, हमें ये फ्लैट पसंद है, आप हमें दे दीजिए। तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी तो मैं उनसे थोड़ा दूर हटकर बालकनी में जाकर मोबाइल को सुनने लगा। वो दोनों कमरे में खड़े होकर आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया और उनके पास आ गया। वो आदमी बोला, ठीक है, हम तैयार हैं। फिर मुझे एक शरारत सूझी। मैंने कहा, देखिए, आपको तो पसंद है, लेकिन ये फ्लैट तो मैंने किसी और को दे दिया है। आपसे पहले वो लोग ये फ्लैट कल देखने आए थे और टोकन के तौर पर कुछ पैसे भी देकर गए हैं। अभी उन्हीं का कॉल आया था। ये सुनकर वो दोनों एकदम परेशान हो गए और आदमी बोला, ये कैसे हो सकता है, अभी तो हमने हाँ की है। मैंने कहा, देखिए भाई साहब, आप कोई और फ्लैट देख लीजिए। दरअसल मुझे आप कुछ अच्छे नहीं लगे। वो आदमी बोला, क्या मतलब अच्छे नहीं लगे, हमने क्या किया है? मैंने कहा, भाई साहब, जब आप अपनी बीवी से इतनी बुरी तरह से पेश आ रहे हैं तो आप मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे। इसलिए मेरी ओर से आपको पहले ही सॉरी। ऐसा बोलकर मैं अपने कमरे के अंदर चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो मायूस होकर नीचे चले गए। मैंने थोड़ा सा पर्दा हटाकर नीचे देखा तो वो आपस में बहस कर रहे थे। वो लेडीज़ उस आदमी से झगड़ रही थी। मैं ये भी नहीं चाहता था कि इतना शानदार मौका हाथ से निकल जाए, लेकिन उनके लिए इस सोसाइटी में 5,000 रुपये में वो फ्लैट बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। मैंने देखा उन्होंने कुछ बात की और वो औरत अकेली ऊपर आने लगी। कुछ ही देर बाद मेरे रूम की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो औरत कहने लगी, सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? इतना कहकर वो अंदर आ गई और बोली, सर, मुझे ये फ्लैट चाहिए। और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो बोली, सर, भगवान ने मुझे पति तो ढंग का नहीं दिया है, क्या मेरी किस्मत में अच्छा पड़ोसी भी नहीं है? उसने मायूस सा चेहरा बनाया और उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने उठकर उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी ओर देखते हुए कहा, आप ऐसा ना कहें, अब ये फ्लैट आपका हुआ। उसने पर्स से 5,000 रुपये निकाल कर मेरी ओर बढ़ा दिए तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप पहले एक बार अपने हस्बैंड को बुलाओ। वो जल्दी से नीचे जाकर अपने हस्बैंड को बुला कर लाई। उसका हस्बैंड ऊपर आकर चुपचाप बैठ गया। उस औरत ने मुझे एडवांस दिया। मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया था और दोबारा कहा कि पीछे वाली बालकनी पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने कहा, आप लोग अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? वो आदमी अपनी बीवी से कहने लगा, आप ही बोलो।
क्योंकि मैं बोलूँगा तो हो सकता है ये सर नाराज़ हो जाएं। वो औरत बोली, ये मेरे हस्बैंड हैं विकास और मैं इनकी बीवी विद्या। हम लखनऊ से हैं और अभी 10 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। इस शहर में एक कॉल सेंटर में इन्हें नौकरी मिली है। विद्या ने बताया कि वो पढ़ी लिखी तो है पर हाउस वाइफ है, कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो कर लेगी। अपने परिचय में मैंने अपना नाम बताया। मैंने कहा मेरा नाम पारस है। फिर मैंने उनसे पूछा मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। फिर वो कहने लगी आप मुझे किचन बता दीजिए, मैं खुद बना लूँगी। मैंने कहा नहीं विद्या जी, आज तो आप मेरी मेहमान हैं, चाय तो मैं ही बना लूँगा, आप बैठ जाइए। जब हम चाय पी रहे थे तो मैंने देखा वो आदमी दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ना ही वो उस औरत के लायक था। अभी वो कहने लगा मुझे बाथरूम जाना है। मैंने उन्हें उनके पोर्शन की चाबी दे दी और कहा आज से घर आपका है, जो मर्जी करो। मैं जब चाय के कप की ट्रे उठाने लगा तो विद्या ने मेरे हाथ से ट्रे ले ली। मैं दिव्या को किचन दिखाने के बहाने उठकर अपने किचन में जाने लगा तो विद्या मेरे पीछे आ गई और जब उसने पीछे की बालकनी देखी तो बोली सर ये तो बहुत ही शानदार बालकनी है, मन मोह लिया इस नज़ारे ने मेरा। मगर जल्दी ही उसका चेहरा मायूस हो गया और वो बोली लेकिन हम लोग तो यहाँ पर ये नज़ारा देखने के लिए आ ही नहीं सकते हैं, आपने सख्त मना किया है हमारे लिए। मैंने धीरे से कहा विद्या जी आपके लिए कोई भी मनाही नहीं है, आप जब भी चाहें वहाँ बैठ सकती हैं, घूम सकती हैं। बालकनी तो क्या, आप मेरे कमरे को भी अपना ही समझें। लेकिन आपके पति विकास। इतने में ही वो हंसने लगी और बोली थैंक यू, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा लेकिन ये बात आप विकास को मत बताना। विद्या ने मेरी ओर देखा और धीरे से बोली ठीक है, हम दोनों की बात हम तक ही रहेगी। विद्या मुझसे पूछने लगी हम कब शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने कहा आज से मकान आपका है, चाहो तो आज ही आ जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। विकास बोला लेकिन अभी तो महीने का लास्ट वीक है तो 1 तारीख से चालू होगा ना। मैंने कहा किराया पहले से ही चालू होगा, मगर आप जब मर्जी चाहो शिफ्ट कर लो। मैंने देखा कि मेरी इस बात से विद्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने धीरे से कहा थैंक यू सर। उसके पति ने फिर से एक बार बात छेड़ दी और बोला अरे भाई शिफ्ट करना भी तो बुरी मुसीबत है, कौन सा आसान काम है, पूरा 1 महीना लग जाता है सेटिंग करने में, कभी प्लम्बर कभी इलेक्ट्रीशियन और न जाने क्या क्या चाहिए होगा। विद्या ने कहा वो तो सब कुछ मुझे ही करना है, आप तो चले जाएंगे ऑफिस। मैंने कहा एक बार आप लोग अपना सामान यहाँ ले आइए, फिर मैं भी मिलकर हेल्प कर दूँगा। वो लोग जाते हुए बोले ठीक है, हमें जब सेट करना होगा तब हम बता देंगे। अगले रोज़ सुबह 9 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने हेलो बोला तो उधर से मधुर सी आवाज़ आई। उसने कहा मैं विद्या बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था, वो काम वाली बाई मिल जाएगी क्या। मैंने कहा जो काम वाली बाई मेरे यहाँ काम करती है उसी को बोल दूँगा। विद्या के उसी दिन शिफ्ट करने की बात सुनकर मैं तो खुशी से झूम उठा था और रह रहकर मैं उन बातों को याद करता रहा जो बातें मेरे और विद्या के बीच हुई थीं। शाम को जब मैं सोसाइटी में पहुंचा तो उनका सामान ट्रक से उतर रहा था। उसी समय मैंने सोसाइटी के सुपरवाइज़र को 3-4 मजदूर टाइप के लड़कों को लेकर आने को कह दिया था और उसको कहा कि आज और कल में जितना सामान सेट हो सकता है कर दो और ध्यान रहे कि मैडम को ज़्यादा काम न करना पड़े। उन्होंने 2-3 घंटे में ही सारा घर सेट कर दिया। अगले दोपहर को विद्या का फ़ोन आया, कहने लगी पारस जी आज आप दफ्तर से जल्दी आ जाना, शाम को आपको डिनर पर बुलाने विकास को मैं भेज दूंगी, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैं 4 बजे ही आ गया था। उसका पति मेरे कमरे में आया और बोला आपको आज रात डिनर हमारे साथ करना है, हमने अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ को भी बुलाया है, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने पूछा कोई ख़ास बात है क्या। विकास बोला नहीं, बस मिलकर बैठेंगे, खाना पीना हो जाएगा। खाना खाने के लिए मैं उनके फ्लैट पर चला गया। तभी विकास कहने लगा पारस जी ये मेरे ख़ास दोस्त हैं, इनसे मिलो। उसने मुझे अपने दोस्त और उसकी बीवी से मिलवाया। फिर कहने लगा आप इन्हें भी इसी सोसाइटी में फ्लैट दिलवा दो। तभी विद्या बोली पारस जी यदि आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है
कि आप सब कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ कुछ करो। मैं और कोमल बहुत अच्छी सहेलियां हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरी सहेली एक पास ही रहें। मैंने उनको भरोसा दिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। विद्या भी बड़ी अदा से बोली, कुछ नहीं, सब कुछ आपको ही करना है। पारस जी, मैंने कहा, ठीक है, हो जाएगा। कुछ देर बाद खाना खा लिया और मैं अपने फ्लैट पर आ गया। मैं और विद्या एक ही फ्लैट में रहते हुए भी मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आता तो उसका पति भी आ चुका होता था। एक दिन मैं शाम को अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, तभी विद्या वहाँ पर आ गई। वो साथ में रखी एक चेयर पर बैठ गई और बोली, आप अपना एंजॉय जारी रखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा पति अभी तक नहीं आया क्या? विद्या बोली, अभी गए हैं वो। आज से उनकी नाइट शिफ्ट है। उनकी शिफ्ट 15 दिन सुबह और 15 दिन रात में होती है। विद्या ने भी मेरे साथ पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर मैंने पूछा, विद्या जी, जब आपके पति को पता लगेगा तो वो नाराज़ नहीं होगा क्या? इस पर विद्या मुस्कुराकर बड़ी अदा से बोली, उनको कौन बताएगा, क्या आप बताएंगे? विद्या भी मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। मैंने विद्या से कहा, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। विद्या कहने लगी, पारस जी, मुझे विकास से कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़े अजीब मिजाज का इंसान है। अब जब विकास की रात की ड्यूटी होती थी तो 15 दिन तक हर रोज़ को मैं और विद्या अच्छा खासा वक्त गुजारा करते थे। विद्या ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे एक अच्छा खिलाड़ी मिल गया है। विद्या के खुश रहने से उसका हस्बैंड भी बहुत खुश था। विद्या के कहने पर मैंने उसकी सहेली और उसके पति के साथ वाला फ्लैट दिलवा दिया और उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। हमारे सामने के गेट अलग थे, इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि पिछली बालकनी में जन्नत के 2 दरवाजे खुले रहते थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। रात गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे बोले कि बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी सी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। शादी के 6 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक दुर्घटना में गुजर गया। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 6 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। वहाँ मेरी सौतेली माँ थी, इसलिए डर और भी ज़्यादा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि वो मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कह दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा तो रहा नहीं है, तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं? इस पर मेरी सौतेली माँ ने पिताजी से बहस करना शुरू कर दिया और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? वो कह रहे हैं कि वो उसे ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें ले जाने दो। उनके घर की बहू है, बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वो अपने ससुर के साथ जा सकती है। माँ की इस झगड़े के बाद पिताजी ने बिना कुछ पूछे कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, चलो कपड़े वगैरह ले आओ। मैंने अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचार सहते हुए अपने ससुर के साथ जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर आए और बोले, बहू, 1 कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से रसोई में जाकर चाय बना ली। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा इकलौता संतान था और तुम्हारी सास भी गुजर गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी,
क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह ही कुछ दिन बीत गए। 6-7 महीने के बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। तभी देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और मेरे ससुर के अलावा और कोई नहीं था। और रात के आधे पहर कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो मुझे ज़रा आराम मिल जाता। फिर मैंने अपने ससुर जी को बिस्तर पर लेटाया, लेकिन मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई। अब मुझे लगता है कि मेरा पति कम उम्र में ही मुझसे शादी कर बैठा और फिर इसी कम उम्र में इस दुनिया से चला गया। ये सब सोचते हुए मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे, जिससे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज़्यादा चोट आई है, क्या डॉक्टर को बुलाऊं? इस पर ससुर जी ने कहा, नहीं बहू तुम बस मालिश कर दो, मुझे इससे ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे और असहज महसूस होने लगा। फिर मैं बोली, ससुर जी आप यहीं पर लेट जाइए, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बहू इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी, अगर रात में मुझे बाथरूम जाना पड़ा तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा? इससे बेहतर है कि तुम यहीं पर सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं चिंतित होकर बोली, ससुर जी आप कहें, क्या बात है? मेरा ससुर थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि फिर से शादी करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें उस घर में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, इसलिए मैंने तुम्हें इस घर में लाया। उनकी इस बात से मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे के सोफे पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत डर लग रहा था। ससुर जी ने कहा, बहू लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि कोई कुछ न कह सके। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं और ससुर से शादी कैसे हो सकती है? मेरे ससुर बोले, देखो बहू, मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 6-7 महीने गुजर चुके हैं। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाई। एक ओर सौतेली माँ का अत्याचार था, दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों को बहुत सोचने लगी। अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। ससुर का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में नई समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, बस चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी पूरी होती है। दोबारा ससुर जी से ये सभी बातें सुनकर मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझे ससुराल में और कुछ महीने बिताने के बाद मेरे ससुर और मेरे बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया।
पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थीं, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने को जाती, उनकी बातें मुझे परेशान करने लगती। वो कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता और वो चाहते थे कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाया। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सही है? क्या ये समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात भी थी कि शायद मेरे ससुर सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर अड़ोस पड़ोस के सभी लोग सो चुके थे, तब मैंने ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूँगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मैंने उन्हें अपनी सहमति दे दी। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। ये शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव में लोग बातें बनाने लगे। रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बना ली शुरू कर दी थी, लेकिन हमने इन सब बातों की परवाह किए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी। ससुराल में पहले जहां मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वहीं घर मुझे अपना लगने लगा था। ससुर ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया ताकि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा और हर ख्वाहिश पूरी की। वो हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरे पसंदीदा खाने की चीज़ें लाते तो कभी मेरे लिए नई नई साड़ियाँ खरीदते। धीरे धीरे मैं भी उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दी थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ससुर अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा था, बल्कि दो दिलों का एक मजबूत बंधन बन गया था। वो मुझे हर उस समय सहारा देते थे जब मुझे उनकी ज़रूरत होती थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को नए नज़रिए से देखना सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का ये नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए थे। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। समाज की नज़र में हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन हमने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हमें अपने फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। वो मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुके हैं। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे ये सिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर हमारे पास सही साथी हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
इस तरह हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे और भी ज़्यादा गहरा होता चला गया। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे ये सिखाया कि जीवन को कैसे नए सिरे से जिया जाए। हमने मिलकर अपने जीवन की हर चुनौती का सामना किया और हर बार जीत हासिल की। अब हमारे बीच का ये नया रिश्ता मुझे एक नई जिंदगी के सपने दिखाने लगा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। कल्पना एक चीनी मिल की मालकिन थी। उम्र 32 साल, बेहद खूबसूरत और आकर्षक बदन की मालिक थी। पति से 7 साल पहले तलाक हो चुका था। एक दिन 18 साल के नौकर के फ़ोन में देख लिया वीडियो और फिर हो गई बेकाबू। उसके बाद अपने ही नौकर के साथ अपने ही घर में दिन रात बस एक ही खेल। अगर आप इस कहानी को देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस तरह इस कहानी के नौकर की किस्मत चमकी वैसे ही आपकी भी चमक जाए। और जब किस्मत चमकने वाली हो तब आप कोई चूक न कर दें, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। बेंगलोर में एक चीनी मिल जिसकी मालकिन का नाम कल्पना था, दिखने में बेहद सुंदर थी और धन दौलत पैसा सब कुछ बेशुमार था। पति से तलाक हो चुका था तो अकेली ही रहती थी, लेकिन वो बहुत तेज़ और दबंग महिला थी। फैक्ट्री में बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत थी। तब उत्तर प्रदेश का एक लड़का जिसका नाम राजू था, वो फैक्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। इस बार इंटरव्यू मैडम खुद ले रही थी और मैडम के बारे में सब जानते थे कि ये मैडम बहुत तेज़ है। राजू डरा हुआ था और वैसे भी कोई भी लड़का इंटरव्यू देने जाता है तो हाथ पांव पहले ही फूल जाते हैं। राजू से पहले 4 लोग और थे। राजू का 5वां नंबर था। अब राजू का नंबर आया और राजू केबिन में पहुंचा तो मैडम सामने बैठी थी। जैसे ही राजू केबिन में पहुंचा, मैडम ने उसे बैठने को कहा। राजू अभी बैठा ही था कि मैडम के फ़ोन पर एक कॉल आया और उन्हें सामने से बताया गया कि आपको लाखों का फ़ायदा हुआ है। ये सुनकर मैडम के मन में एकदम से राजू के प्रति ख्याल आया कि ये लड़का जैसे ही केबिन में आया तुरंत खुशखबरी का फ़ोन आ गया। अब इसे अंधविश्वास कहा जाए या फिर कुछ और, लेकिन मैडम को ऐसा लगने लगा कि ये लड़का मेरे लिए लकी है। उस समय तो मालकिन ने उससे कुछ नहीं कहा, इंटरव्यू लिया और उसको अपने यहाँ जॉब पर रख लिया। राजू को अकाउंटेंट की जॉब मिली और राजू के फैक्ट्री में आने के बाद फैक्ट्री का मुनाफा 10 गुना बढ़ गया था। इतनी तरक्की होने लगी तो मालकिन को भी लगने लगा कि वाकई राजू उसके लिए लकी है। जब पूरे साल का प्रॉफिट देखा गया तो फैक्ट्री ने पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा कमाई की थी। इस बात पर खुश होकर मालकिन ने एक पार्टी रखी जिसमें सभी कर्मचारी और बड़े व्यापारी, फैक्ट्रियों के मालिक भी शामिल थे। सभी लोग राजू से चिढ़ने लगे थे क्योंकि अब राजू मालकिन का बहुत ख़ास हो गया था। पार्टी में मालकिन ने दारू पी ली और इतनी पी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दबंग महिला थी तो कोई भी उनसे ये नहीं कह पा रहा था कि हम आपको घर छोड़ देते हैं। फिर कुछ लोगों ने राजू से कहा कि तुम छोड़ आओ। राजू सीधा था, उसने मैडम से कहा, चलिए मालकिन, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मालकिन लड़खड़ा रही थी तो राजू उनको पकड़कर गाड़ी तक ले गया और गाड़ी लेकर सीधा मालकिन के बंगले पर पहुँचा। अब घर पहुँचते पहुँचते मालकिन को और भी ज़्यादा चढ़ गई थी। वो कार में से निकल भी नहीं पा रही थी। तब राजू उसे कार से नीचे उतारता है तो उतरते उतरते ही मालकिन उल्टियाँ करने लगती है। मालकिन के कपड़े ख़राब हो चुके थे तो वो मालकिन को लेकर बाथरूम में चला गया और उनके कपड़ों को साफ करने लगा। फिर उन्हें बेडरूम में लेकर पहुंचा और उनके बेड पर उसको लिटा दिया। मालकिन के कपड़े गीले हो चुके थे। फिर राजू ने मालकिन को अलमारी में से कपड़े निकाल कर दिए, लेकिन वो कपड़े बदलने की हालत में भी नहीं थी, तो वो राजू से ही कपड़े बदलने को कहने लगी।
मजबूरी में राजू ने ही कपड़े बदल दिए। अब राजू बोला कि मालकिन रात काफ़ी हो चुकी है, आप सो जाइए, मुझे भी अपने कमरे पर पहुंचना है। मालकिन कहने लगी कि आज रात यहीं पर रुक जाओ। राजू बोला, मालकिन ये आप क्या कह रही हैं? आप घर पर अकेली हैं तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? मालकिन बोली, नहीं, तुम आज यहीं पर रुक जाओ। अब बॉस की बात थी तो राजू को माननी पड़ी और बाहर सोफे पर जाकर लेटने को चल दिया। तब मालकिन बोली, नहीं, तुम मेरे पास यहीं इसी बेड पर लेट जाओ। राजू झिझकते हुए बोला, मालकिन ये आप क्या कह रही हैं? मालकिन बोली, डरो नहीं, मैं अकेली हूँ। राजू उसी बेड पर लेट गया। मालकिन तो दारू के नशे में थी। थोड़ी देर में मालकिन की इच्छाएं जागृत होने लगीं और फिर नशे में ही उन्होंने राजू के साथ संबंध स्थापित कर लिए। राजू भी नौजवान था तो वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। सुबह जब आंख खुली तो राजू मालकिन के सामने सर झुकाए खड़ा था। लेकिन मालकिन बोली कि डरो मत राजू, रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो सहमति से हुआ है और मुझे सब याद है कि कल रात हम लोगों ने क्या किया। मालकिन बोली कि मेरा पति से तलाक हो गया है और तलाक हुए 9 साल हो गए हैं और तब से अब तक मैंने किसी भी आदमी को अपने पास नहीं आने दिया है। तुम पहले हो राजू जो तुम मेरे इतने करीब आ गए हो। मालकिन को राजू से प्रेम होने लगा था। मालकिन राजू के प्रति अपने मन में कुछ भावनाएं ला चुकी थी, लेकिन दोनों के बीच उम्र का काफ़ी गैप था। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों दिल खोलकर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते थे। अब मैडम राजू को गिफ्ट, कपड़े, गाड़ी, ज्वेलरी इत्यादि सब कुछ देने लगी थी। फैक्ट्री में सबको पता था कि उन दोनों मालकिन और नौकर के बीच चल क्या रहा है, लेकिन मालकिन के सामने मुंह खोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। यही सब चलते चलते धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। फिर आ गया कोरोना का लॉकडाउन। सब कारोबार बंद पड़ा था और राजू कल्पना के साथ उसके बंगले पर रहता था। वो दिन रात यही सब करते रहते थे। अब कोई कितना करे, किसी भी चीज़ की हद होती है, लेकिन मालकिन की कोई हद नहीं थी। वो तो और भी ज़्यादा चाहती थी। धीरे धीरे राजू का मन ऊबने लगा था और इस सब का उसका मन नहीं करता था। जब राजू बहुत परेशान हो गया तो उसने मालकिन से बहाना किया कि बहुत समय हो गया है, अपने माता पिता से नहीं मिला हूँ, कुछ दिन के लिए गांव होकर आता हूँ। माँ पापा भी याद कर रहे होंगे, उनका भी कई बार फ़ोन आ चुका है। मालकिन कहती है कि ठीक है, जाओ, जाकर मिल आओ, लेकिन सिर्फ 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। राजू अपने गांव वापस आ गया और 10 दिन की जगह उसको 20 दिन हो गए। मालकिन अब परेशान होने लगी। मालकिन उसको जब भी फ़ोन करती तो वो कोई न कोई बहाना बना देता था। 1 महीना ऐसे ही बीत चुका था तो मालकिन के सब्र का बांध भी टूट गया। वो राजू से फ़ोन पर नाराज़ होने लगी और गुस्से में बहुत गालियां देने लगी। राजू ने सोच लिया था कि अब जाना ही नहीं है, तो इसलिए उसने भी गुस्से में सिम को तोड़कर फेंक दिया। जब लगातार कई दिन तक राजू का नंबर नहीं लगा तो मालकिन की तड़प और भी ज़्यादा बढ़ गई और वो फ्लाइट पकड़कर सीधे राजू के गांव पहुंच गई। जब राजू ने ज्वाइन किया था तो आईडी के तौर पर आधार कार्ड फैक्ट्री में लगाया था। उसी एड्रेस पर खोजते खोजते मालकिन उसके घर पर पहुंच गई थी। राजू घर के अंदर था। उसने मालकिन को देख लिया था। वो पीछे के दरवाजे से भाग गया। मालकिन उसके घर पर आकर बैठ गई और सुबह से रात हो गई, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, आज भी हमारे गांव के क्षेत्र में यदि मालिक या कोई और भी अगर घर पर आ जाए तो उसको आदर से बिठाया जाता है। इसलिए राजू के माता पिता ने भी मालकिन का आदर किया और मालकिन वहीं रुक गई। सुबह से रात हो गई लेकिन राजू नहीं आया, तो मालकिन ने भी रात को राजू के घर पर ही डेरा जमा लिया। लेकिन राजू रात में भी नहीं आया। मालकिन भी पूरे गुस्से में थी। इधर राजू भी न जाने का पूरा मन बना चुका था। इसी प्रकार 15 दिन तक मालकिन उसके घर पर लगातार बनी रही, लेकिन 15 दिन तक राजू नहीं आया।
राजू गांव में ही अपने एक दोस्त के घर पर छुपा हुआ था। अब मालकिन सब समझ गई और फिर गुस्से में राजू के घर वालों को पूरी बात बताई कि तुम्हारा लड़का पिछले 5 सालों से मेरे साथ लिविंग में रह रहा है। हम दोनों लोग पिछले 5 सालों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और अब वो मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया है। ये बात सुनकर राजू के माता पिता आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि राजू की उम्र में और मालकिन की उम्र में काफ़ी अंतर था। मालकिन 32 साल की थी और राजू सिर्फ 18 साल का था। तो वो कहने लगे कि आपकी उम्र में और हमारे लड़के की उम्र में काफ़ी अंतर है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मालकिन उन लोगों को धमकी देने लगती है। मालकिन जब तेज़ आवाज़ में बात कर रही थी तो ये बात पड़ोस के लोग सुन लेते हैं और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। राजू का अभी तक कोई पता नहीं था। राजू का उस मालकिन के प्रति बिल्कुल दिल भर चुका था, क्योंकि वो उसके साथ सिर्फ एक ही रिश्ता रख रही थी। उसने पूरा मन बना लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा मालकिन के यहाँ काम पर नहीं जाऊँगा। मालकिन राजू के गांव से निकली और सीधा थाने पहुंच गई। थाने पहुंचने के बाद उसने थाने के इंचार्ज को बताया कि एक लड़का जिसका नाम राजू है और इसी गांव का रहने वाला है और वो 5 साल से मेरे साथ लिविंग में रह रहा था और अब मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया है। मुझे उसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाना है। लेकिन थाने के इंचार्ज बड़े ही समझदार व्यक्ति थे और पुलिस तो आखिर पुलिस होती है। वो समझ गए कि जो महिला 5 साल किसी के साथ लिविंग में रह रही थी और अब वो सीधे उस पर बलात्कार का मुकदमा लिखवाने को कह रही है, इस तरह से तो उस मासूम लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो थाना इंचार्ज एफआईआर लिखने में आनाकानी करने लगता है। अब ये मामला बढ़ने लगा और सोशल मीडिया पर भी पहुंच गया। जब ये मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा तो क्षेत्र के नेता, वरिष्ठ नागरिक और बहुत बड़े बड़े लोग थाने पहुंचे। तब राजू को बुलाया गया। राजू से पूछा गया कि क्या तुम इनके साथ रहना चाहते हो, तो राजू ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मालकिन मानने को तैयार नहीं थी। तब वहाँ के कुछ बड़े लोगों ने मालकिन को समझाया कि आप दोनों का सिर्फ एक लिविंग रिलेशनशिप था और किसी प्रकार की शादी नहीं हुई थी, तो इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। इसमें आपकी भी बेइज्जती हो रही है और राजू की भी। आप एक फैक्ट्री की मालकिन हैं, इसलिए इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म कर दें तो अच्छा रहेगा। जब उस मालकिन को बहुत ज़्यादा समझाया गया तब कहीं जाकर मालकिन मानी। अगर थाना इंचार्ज अपनी बुद्धि से काम नहीं करते तो राजू पर एक संगीन गुनाह लग जाता, या हो सकता है राजू आत्महत्या कर लेता, या फिर ये भी हो सकता था कि वो मालकिन के साथ कुछ गलत कर देता। इस कहानी में कोई संगीन अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन ये कहानी ये सीख देती है कि कुछ भी हद से ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है और एक तरफ का प्यार जिसमें उम्र का इतना फ़र्क हो, ये भी एक गंभीर समस्या हो सकती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।